के मार्गदर्शक माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय ने जितनी ख्याति और उपलब्धि प्राप्त किया है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनमें बहुत कम है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें यहाँ तैयार किया उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में वो तारीफ के काबिल है। यहाँ की प्राचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह जी बहुत ही डायनेमिक हैं, गतिशील हैं और उनके नेतृत्व में ये महाविद्यालय आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर मंजरी शुक्ला हमारी छोटी बहन के समान है और श्रद्धा राय तो हमारी शिष्या भी रही हैं और इसमें सहयोगी भी हैं। शेष जिनका नाम मैं ले सकता हूँ डॉक्टर रचना जी हैं, आदित्य त्रिपाठी जी हैं, अमित सिंह जी हैं और बहुत से अध्यापक बंधु अध्यापिकाएं हैं जिनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इन विद्यार्थियों के प्रति जो बड़ी ही जिज्ञासा से और उत्सुकतावश इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्योंकि वक्ता और श्रोता दो पक्ष होता है किसी भी व्याख्यान में। मंच पर बैठने वाले लोग सम्मानित किए जाते हैं, पुष्पगुच्छ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई श्रोता न रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं सबसे पहले जो श्रोता हैं या प्रश्नकर्ता जो प्रश्न भी पूछ सकते हैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भी आते समय यही कह रहा था कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ व्याख्याता या वक्ता प्रश्नों को इनकरेज नहीं करते, लेकिन मेरे विचार से यह एकेडमिक वर्ल्ड के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। उसको बुरा नहीं मान, यह मानना कि मैं सर्वज्ञ हूँ गलत है। इसलिए कि बहुत से प्रश्न, कोई पहाड़ा क्यों नहीं तुरंत बता दिया जाएगा, बहुत से प्रश्न आपके मन में हैं जिन पर हमने विचार किया है और ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिन पर विचार नहीं किया है। तो जिन पर विचार नहीं किया है तो उसका तत्काल उत्तर नहीं मालूम है, ये अध्यापक के लिए भी है, कोई भी अध्यापक हो तो गलत उत्तर नहीं देना चाहिए, विचार करके बताइए। तो विषय इसके पहले मैं यहाँ पर 2 बार व्याख्यान दे चुका हूँ। एक बार जस्टिस टंडन जी थे जिसमें हमने कांट की नीति 7 बहुत पहले कांटियन एथिक्स पे लेक्चर दिया था और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी पे लेक्चर था। ये तीसरा लेक्चर यहाँ का है। तो ये हुआ कि किस पर लेक्चर दिया जाए, तो जो इस समय बर्निंग प्रॉब्लम है नई शिक्षा नीति, जो भी भविष्य के गर्भ में है, फ्यूचर में कैसे इसको लागू करेंगे, कितना ही सफल होगा ये अलग बात है, लेकिन हमें इस पर बोलना है कि फिलॉसफी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के पीछे फिलॉसफी क्या है। यहाँ फिलॉसफी से तात्पर्य कोई रहस्यमय चीज नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडियल्स क्या है, किस लिए बनाई गई, पहले शिक्षा नीति में क्या गड़बड़ी थी कि इसको लागू करना जरूरी है। इन सब बिंदुओं पर हमने सोचा है। मैं कोई फॉर्मल वे में शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े आचार्य थे प्रोफेसर राम सकल पांडे जी, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर उनका मैंने कई लेक्चर सुना, उनके कई लेख पढ़े। और फिलॉसफी का तो हर एक विषय थोड़ा लगाव होता है, लेकिन शिक्षा से विशेष लगाव रहता है, विशेष संबंध है शिक्षा से, पॉलिटिकल थाट से, और साहित्य से तो साहित्य तो फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर है, तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। पूरा जो आपका साहित्य है वो तो एक प्रकार से जीवन दर्शन है, जीवन को दिशा देने वाली चीज़ है। तो हमारा आज का विषय है फिलॉसफी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दर्शन।
सबसे पहले जो मैंने सोचा इस पर कि किसी भी देश की शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, टू वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। पहला है उस राष्ट्र की, उस देश की जनशक्ति, इसको आप कहते हैं मैन पावर, और प्राकृतिक संपदा या भौतिक संसाधन। आप एजुकेशन पॉलिसी बनाते क्यों हैं? शिक्षा देने का आइडियल लक्ष्य क्या होता है? तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश की मैन पावर क्या है और भौतिक संपदा क्या है। तो शिक्षा के माध्यम से, जिसको आज सरकार कह रही है स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास, शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा देश के भू भौतिक संसाधनों का उपयोग, उपभोग या दोहन इस प्रकार किया जाए कि हमारा लोक कल्याणकारी विकास का स्वरूप भी गतिशील रहे और समेकित विकास भी बाधित न हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कहते हैं। भौतिक संसाधनों का ऐसा उपभोग नहीं होना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही, या वर्तमान समय कोई समस्या पैदा हो जाए। अभी आप अखबारों में पढ़े होंगे जोशी मठ, वहाँ पर हम 2019 में बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, तो देखा कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके पहाड़ को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसी समय 3-4 लोग थे, तो हमने इस पर चिंता व्यक्त की कि ठीक नहीं हो रहा है। सड़क बनाई कि जिस ढंग से यहाँ पर संयंत्र लगा, बड़े बड़े लगा रहे हैं, पहाड़ों तोड़ा जा रहा है, ये भूस्खलन खतरा इससे पैदा होगा, भूकंप का खतरा पैदा होगा। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का दोहन ये कौन बताएगा आपको? शिक्षा ही बताएगी। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखना होगा, चाहे वो भारत का शिक्षा मॉडल हो, चाहे यूरोप और अमेरिका का हो, वहां का शिक्षा मॉडल वहां के भू भौतिक संसाधनों और मैन पावर के अनुसार बनाया जाएगा। हमारा शिक्षा का ढांचा, शिक्षा नीति में ये कारक कि मैन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो हर एक देश की कुछ वो भी अलग होगी, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चरित्र, कल्चरल हेरिटेज, ये भी शिक्षा में आना चाहिए। यहाँ का साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, धर्म, जन मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, यहाँ के लोग कैसे, उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए जो शिक्षा की नीति यूरोप और अमेरिका के लिए उपयुक्त है, ये आवश्यक नहीं है कि हमारे देश के लिए भी उपयोगी हो। उनसे जो उपयोगी बातें हैं वो ग्रहण की जानी चाहिए, उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश की क्लाइमेट, सोसाइटी, कल्चर, भाषा कैसी है। आप अपने देश के बारे में जैसे दुनिया के प्रमुख 8 धर्म हैं, उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं और शांतिपूर्वक रह रहे हैं, शताब्दियों से रह रहे हैं। आप देखें, सनातन वैदिक धर्म से हिंदू धर्म कहते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, कम या अधिक मात्रा में सभी रहते हैं। और 4 धर्मों की तो भारत कर्मभूमि जन्मभूमि भी है, बौद्ध, जैन और सिख, हिंदू धर्म। तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो जो शिक्षा का नीति बनाएंगे तो देखना पड़ेगा कि नैतिक मान्यताएं, दार्शनिक मान्यताएं समावेशी हो, सबको साथ लेकर चल सकें, समन्वयकारी हो। आप फ्रांस में तो एक भाषा लागू कर सकते हैं, भारतीय परिवेश में 14 भाषाएं तो उस सूची में है संविधान की। एक कोई भाषा करेंगे तो क्षेत्रीय विविधता बहुत है।
जातियों की संख्या ही बताना मुश्किल है, कितनी जातियां इस देश में हैं। क्लाइमेट देखिए आप, यहाँ पर हम लोग ऊनी कपड़ा पहने हैं, गुजरात महाराष्ट्र में पंखा चला रहे हैं लोग। मद्रास की क्या स्थिति होगी? तो और मई में जाइए आप मनाली, तो वहाँ पर किसी कमरे में आपको पंखा लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता वाला ये देश है, समाज है। तो जब शिक्षा नीति बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षा नीतियाँ बनेंगी, तभी वो चल पाएंगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार शिक्षा नीति बन रही है। इसके पहले आज़ादी के बाद शिक्षा को, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के पहले एक बैकग्राउंड जानिए। सबसे पहले 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग बना, सबसे पहला आयोग वही था। और उसने हायर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया, उच्च शिक्षा इसलिए किया कि उस समय उच्च शिक्षा की दशा और दिशा आज़ादी के बाद भारत में बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, सबके लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी। आप पढ़े होंगे, जाने होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत की 4 सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक थी। तो एक बार भाई नए शिक्षण संस्थान, नए इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर्स खोले जाए। लेकिन राधाकृष्णन आयोग के 4 साल बाद 1952 में मुदलियार आयोग आया, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। उनका फोकस ज़्यादा ये था कि भाई ठीक हायर एजुकेशन के साथ साथ जब तक बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होगा, बुनियादी शिक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक उच्च शिक्षा कैसे ठीक होगी। इसके बाद में 1968 में कोठारी कमीशन बना, डीएस कोठारी, और उन्होंने शिक्षा को समग्रता में लिया, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक। उनका ये कहना था, उनका भी फोकस ठीक था कि भाई जब तक नीचे से ठीक नहीं होगा। अब बीए में, बीएससी में, बीकॉम में आप भाषा तो नहीं सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट तो नहीं सिखाएंगे। जब उनको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे आप? तो बुनियादी शिक्षा भी ठीक होना जरूरी है। 1986 में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शिक्षा नीति बनी। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन सब पर फोकस किया गया, कौशल विकास पर वहाँ भी फोकस था। और 2020 की जो शिक्षा नीति बनी, इस पर काफ़ी संगठनों ने विचार विमर्श किया और चिंतन किया, और उससे किसी न किसी रूप में मैं जुड़ा था। मतलब शिक्षा नीति बनाने में नहीं, लेकिन शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इस पर विचार विमर्श किया गया, फिर तमाम चीज़ें जोड़ी गई उसमें। तो इनका उद्देश्य 2020 की शिक्षा नीति में था, जो आप ड्राफ्ट देखिए नई शिक्षा नीति का, तो उसमें 1 दर्जन से अधिक बार फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया गया। कम से कम 12 बार दर्शन का प्रयोग है, भारतीय दार्शनिक परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा पर फोकस ज़्यादा किया गया। और ये कहा गया कि हम लोगों ने क्या किया है कि जितना अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च पश्चिमी जगत पर किया, यूरोप के साहित्य पर किया। आप पाठ्यक्रमों को देखिए तो पाठ्यक्रमों में बहुत ज़्यादा फोकस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर है, उनके विचारों पर पढ़ने का है। तो उनको विचारों को पढ़ना तो अच्छी बात है। देखिए, कूप मंडूक तो नहीं बन सकते हैं आप ग्लोबलाइजेशन युग में कि हम केवल भारत तक सीमित रहेंगे। अभी डॉक्टर मंजरी जी ने कहा कि पुरानी बातों को कितना ले सकते हैं और नई बातों को कितना ले सकते हैं। केवल हम पुराण मित्ते अनुसार सर्वम, सारी पुरानी बातें अच्छी ही हों। अगर हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो क्या करते हैं, बैलगाड़ी बैठ करके पंचांग लिए घूमते होते, चंदन चोटी बांध करके। अगर कहिए कि हम अपनी पुरानी परंपरा पर जाएंगे तो आज बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही कहीं, एक्का, घोड़े चलते थे, रिक्शा जो चलता देखिए, बैटरी वाला रिक्शा आ गया, पहले हाथ से पैर से चलाते थे। तो इस युग के अनुसार परिवर्तन तो अवश्यम भावी है और बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ मूल्य, कुछ वैल्यूज इटर्नल होते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते आप। कुछ वैल्यूज, कुछ सिद्धांत, कुछ मूल्य, इसलिए मूल्यपरक शिक्षा में ज्यादा बल दिया गया। अब हमने अभी तो पृष्ठभूमि आपको बताया इसकी। अब एक फिलॉसफी क्या है इसकी? पहली चीज तो यह कि फिलॉसफी
जब आप लोग देखिए पाए जितना बड़ा लेक्चर दीजिए अच्छा आप सोचकर, लेकिन बहुत लंबा लेक्चर होता है, लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए आप हमको जब उभरने लगेगा थोड़ा हिंट कर दीजिएगा, मैं संक्षेप में समाहार कर दूंगा। बहरहाल अभी तो शुरुआत है। शिक्षा को कैसे आप शिक्षा नीति बनाएंगे? शिक्षा किसके लिए? शिक्षा का मूल जो केंद्र है वो मनुष्य है। और यहाँ की शिक्षा का मनुष्य कौन होगा? यूरोप का मनुष्य नहीं, अमेरिका का मनुष्य नहीं, भारत के मनुष्य। भारत के मनुष्य की मेंटलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, यहाँ की शिक्षा का मॉडल क्या है। आप जो पश्चिमी मॉडल प्रभावी लोग हैं वो स्टूडेंट और टीचर साथ साथ सिगरेट पीते हैं, यहाँ ऐसा चलेगा क्या? चलना भी नहीं चाहिए। तो आचरण से शिक्षा की बात है, तो केंद्र में मनुष्य। तो पश्चिम ने तो मान लिया कि मन बुद्धि है, शरीर है, मन है, और सारी शिक्षा केवल विज्ञान तक सीमित कर दिया। विज्ञान हमारे यहाँ भी रहा है, आज भी है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन पहले मनुष्य के स्वरूप पर दर्शन की बात कर रहे हैं। तो दर्शन में सबसे पहले क्या है? शिक्षा भी मनुष्य के लिए। पशुओं और पक्षियों को ट्रेनिंग भले दी जाए, शिक्षा क्या करेंगे? शिक्षा से एक कल्चर आती है, मूल्यानुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान मनुष्य कर सकता है कि उसकी कल्चर परिवर्तनशील होती, संस्कृति। मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति कितना बदलाव आया? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, इनकी कोई कल्चरल विकास हुआ इनका? कुत्ता कुत्ता है, कुत्ता रहेगा, बंदर बंदर है, बंदर रहेंगे, वृक्ष 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 रहेंगे। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं कह सकते आप। कहाँ से हमने शुरू किया आदि मानव यात्रा, अब आज कहाँ पहुंच गया है? तो मनुष्य के जीवन के भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो शिक्षा नीति में समाहित किया गया, 4 पक्ष हैं, 4 आयाम हैं। पहला है भौतिक पक्ष। पश्चिम के लोगों ने यह आरोप लगाया कि भारतीय परंपरा में तो केवल वैराग्यवाद है, संन्यासवाद है और लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं है। आरोप 2 दृष्टियों से है। एक तो गलत समझ के कारण है और दूसरे नासमझी के कारण है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और जानबूझकर भी लगाए जाते हैं कभी कभी। तो पहला है आपका शरीर और मन, साइको फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संरचना जब तक स्वस्थ नहीं होती तब तक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। तो शिक्षा के लिए सबसे पहली चीज अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। और स्वास्थ्य 2 प्रकार का है, मानसिक और शारीरिक। आप बीमार रह के पढ़ पाएंगे? मन ठीक रहेगा, शरीर से बड़े मोटे हो गए, बहुत तंदुरुस्त हैं, लेकिन मन का परिष्कार, मन में हमेशा कुविचार आपके हैं। तो ये कुछ हमने कहा इटर्नल मुने सो हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रार्थना किया, सो में मना शिव संकल्प मस्त, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। गलत दिशा में सोचने वाला व्यक्ति बहुत दिनों तक सही मार्ग पर नहीं चल सकता है। अब बिहेवियर साइकोलॉजी भी कहती है आपकी जो बातें बिहेवियर रिफ्लेक्ट होंगी। गलत सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो भी, गलत सोचेंगे तो भी। तो इन्हें अपने पहली हमारी फिलॉसफी की शिक्षा नीति की पहली चीज है कि जो विद्यार्थी है, जो अध्यापक है, जो नागरिक हो, वो साइकोलॉजिकली यानी मनोदैहिक स्वास्थ्य। और पहले भी कहा गया था शरीर माध्यम खल धर्म साधन। शरीर धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं, यहाँ पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन का पहला साधन है। अब उसको साधना मान लीजिए कि दिन भर शीशा देखते रहिए और श्रृंगार करते रहिए, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। आकर्षक व्यक्तित्व होना जब भी बताएंगे, हमारी परंपरा में है, लेकिन वो साधन है अच्छे उद्देश्यों को, आदर्शों को प्राप्त करने का। दूसरी चीज है इसके बाद फिर बुद्धि, रीजन। बुद्ध के लिए चिंतन और विमर्श चाहिए। विमर्श मतलब डिस्कोर्स। आपका विकास दूसरा होना चाहिए, बौद्धिक। और तीसरा है जो पश्चिम में जिसको नकारा गया, नैतिक पक्ष है, हृदय पक्ष। हृदय, हार्ट। हमारी परंपरा में ईश्वर का वास कहाँ है? हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर प्राणियों के हृदय में।
करुणा, प्रेम, कंपैशन एंड लव, पेशेंस, टॉलरेंस, ये मनुष्य के जीवन के नैतिक पक्ष हैं जो केवल बौद्धिक विमर्श तक सीमित नहीं रह सकते। बहुत चीजें बुद्धि कहती है, हृदय नहीं कहता। और अंतिम पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष, जिसको हमारे यहाँ आत्मा कहा गया। आत्मा, आत्मा क्या है उस पर नहीं जाइए हम यहाँ पर कि कोई ऐसी चीज बताएंगे। आध्यात्मिक का मतलब ये है कि केवल बाह्य जीवन तक सीमित न रहिए। आध्यात्म की जो परिभाषा हमारे यहाँ सामान्यतः दी जाती है, विषयेभ्यः प्रसंहृत चेतः आत्मनि समाधानम, बाह्य चीजों की परत बहिर्मुखी दृष्टि पर अपने में लगाना, और इसके लिए सबसे जरूरी है आत्मसंयम, जिसको जो कि फिलॉसफी का बड़ा प्रचलन चल रहा है, उसका मूल लक्ष्य क्या है? अपने पर कंट्रोल करना। इन्हें कहा गया सा विद्या या मुक्त ही। ज्ञान वही किससे मुक्त दे? अज्ञान से, कुविचारों से। मोक्ष क्या है? बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। मोह माया कुविचार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या दो छोड़ दीजिए तो आप मुक्त है। इसको साधारण लोग भी यही लिखे शिक्षा की दृष्टि से। चार उद्देश्य, चार लक्ष्य शिक्षा दर्शन के, और चारों को प्राप्त करने के लिए हमारी परंपरा में चार प्रकार के मूल्य, जिनको आज पहले पुरुषार्थ कहा गया वैल्यू सिस्टम में, आप सभी लोग जानते हो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऊपर ज्यादा व्याख्या नहीं करना है। अर्थ और काम ये जैविक है, बायोलॉजिकल है, ये भी जरूरी है। तो कहाँ उपेक्षा की गई लौकिक जीवन की? लेकिन धर्म के, धर्म मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, पूजा पाठ नहीं है। इस पर हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन धर्म यानी नैतिक मूल्यों के नियंत्रण में अर्थ और काम का भोग लोक कल्याणकारी होता है, और यही शिक्षा नीति को सही दिशा दे सकता है। नैतिक शिक्षा दीजिए, मूल्यपरक शिक्षा, बिना धर्म के, मतलब मॉरल वैल्यूज के नहीं हो सकती है। वैल्यूज में केवल मॉरलिटी नहीं आती है, मूल्य केवल नैतिक ही नहीं है, सौंदर्यात्मक मूल्य है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, एक पिक्चर भी आई थी इसकी, सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रूथ, ब्यूटी, सुंदरता एक पवित्र और बहुत मूल्यवान, सर्वोच्च मूल्य है। शुभ, लोक कल्याण करना। तो ये शिक्षा नीति में दर्शन को इन सब चीजों कैसे लागू करेंगे व्यवहारिक स्तर पर, क्योंकि फिलॉसफी तो गाइडलाइन था क्या करना है, आपको लक्ष्य क्या है होना चाहिए। अब उस लक्ष्य को कैसे लागू करेंगे ये बीएड वाले बताएंगे, ये साइंस वाले बताएंगे, मतलब व्यवहार में कैसे लाएंगे इसको। हमने तो बोला गाइडलाइन ये है हमारी, ये होना चाहिए। तो ये शिक्षा दर्शन में, दर्शन से मतलब यहाँ शिक्षा को की समग्रता में देखना, टोटलिटी में। शिक्षा नीति लोक नीति से अलग नहीं हो सकती है। शिक्षा नीति का संबंध किससे है? सामाजिक जीवन से। शिक्षा किसके लिए? समाज के लिए। समाज को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। शिक्षा नीति, लोक नीति, राजनीति और अर्थनीति, आर्थिक व्यवस्था। आप देखिए सारा चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही सारी दुनिया संचालित हो रही, ग्लोबलाइजेशन में। इसलिए आर्थिक उपलब्धियां भी आवश्यक है। तो शिक्षा को की समग्रता में देखना ही शिक्षा का दर्शन है। अब जो नई शिक्षा नीति आई, इसमें 10+2, उस पर ज्यादा नहीं, उसके मॉडल को बदल करके 5+3+3+4 ये मॉडल लाया गया। और वो तो बहुत डिटेल में है उसकी, तो आप सभी लोग को व्यवहारिक ज्ञान उसका है भी। लेकिन बेसिक बात यह आई कि इसमें 5 उन्होंने माना कि उच्च शिक्षा के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग, रिसर्च आयोग, हायर रिसर्च एजुकेशन रिसर्च आयोग कुछ बनाने की बात है कि मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और कहा गया कि इस शिक्षा के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स। पहली लक्ष्य यह है एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए सुलभ होना चाहिए। क्योंकि हमारा 140 करोड़ की अगर आबादी है तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा फोकस है
कि सबके लिए सुलभ कैसे होगी, तो इसमें इक्विटी, दूसरा पॉइंट है इक्विटी मतलब समानता। इसमें 3 पक्ष महत्वपूर्ण होंगे। एक आपका परिवार यानी अभिभावक, क्योंकि 24 घंटे में कितने देर आप परिवार के साथ रहते हैं, कितने देर स्कूल में रहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी, तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों पर फोकस ज़्यादा किया गया है, इसलिए आप देखे होंगे आया होगा फीडबैक लेने के लिए विद्यार्थियों से। तीसरी चीज़ क्वालिटी एजुकेशन, जिस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका थोड़ा सा टीचिंग कम हो रही है, क्लासेस में अटेंडेंस भी कम आ रही है, लड़की कम आ रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे, समय कम मिल रहा है पढ़ाने के लिए। जो सेमेस्टर सिस्टम है, इससे इसको कैसे एडजस्ट करें क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इस पर भी काफ़ी होमवर्क करने की जरूरत होगी। क्वालिटी तो एसेसिबिलिटी और इक्विटी, और तीसरा क्वालिटी, और चौथी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, किफ़ायती हो। तो सब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारी पब्लिक सेक्टर जो स्कूल्स हों, सरकारी स्कूल हों, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स की नियुक्ति, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि प्राइवेट लोग, कम भागे लोग। और 5वीं चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, दायित्व बोध। वो जवाबदेही अध्यापक की भी है, गार्जियन की भी है और विद्यार्थियों की भी है। ये 5 स्तंभ माने गए हैं शिक्षा। और इसमें यह कहा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, देखिए पंचवर्षीय योजनाएं खत्म की गई नई शिक्षा नीति में कि पहले ही। पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास का, भौतिक विकास का ढांचा तो चुना गया, मॉडल, लेकिन उसके विकास में बाधाएं क्यों आई? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ी क्राइसिस मुझे अगर पूछा जाए, कहा जाए तो राष्ट्रीय चरित्र है, भ्रष्टाचार है, चारित्रिक पतन है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने मूल्यपरक शिक्षा के लिए कोई योजना नहीं बनाई ठीक से। कुछ औपचारिकताएं जरूर की गई, लेकिन केवल योजना बनाने से, पाठ्यक्रमों में रख देने से तो चरित्र निर्माण नहीं होगा। वो परिवार से और परिवेश से, शिक्षण संस्थानों से कि विद्यार्थी, आपकी गलती ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसलिए शिक्षा का जो मॉडल है उसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड है, छात्रों की तरफ फोकस है। आपकी क्या गलती है? छात्र तो जो है वो कच्चा घड़ा है, उसको जिधर ठोक दिए सो जाएगा। अगर हम आपको मिसगाइड करेंगे, अच्छी नसीहत और संस्कार नहीं देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? इसलिए गार्जियन, समाज और शिक्षक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके लिए मूल्यपरक शिक्षा पर फोकस किया गया। और ये कहा गया कि रिसर्च में आप देखिए, पढ़ते होंगे अखबारों में कि विश्व के सबसे नामी क्वालिटी ओरिएंटेड 200 विश्वविद्यालयों में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है, हमने अपनी शिक्षा को अपनी मातृभाषा में नहीं दिया। मातृभाषा में शिक्षा न देने से जो बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक क्षमता होती है, उसका ह्रास होता है। क्यों? अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि विदेशी भाषाओं का अनुवाद हिंदी में या भारतीय भाषाओं में कराइए, लेकिन जब तक मातृभाषा में शिक्षा नहीं होगी तब तक चाहे जितना अनुवाद करिए, बहुत चीजें का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे पर जैसे धर्म की बात हमने किया, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, मजहब नहीं। धर्म जो संस्कृत शब्द है, उस धर्म का क्या अर्थ है, उसका अनुवाद कैसे करेंगे किसी भाषा में, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको। कुछ लोगों ने वर्चू अनुवाद किया, वर्चू, लेकिन वर्चू एक धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म का संपूर्ण डिनोटेशन या कोनोटेशन उसके द्वारा नहीं हो पाता है। रिलीजन, धर्म के अंदर रिलीजन आ सकता है, लेकिन धर्म केवल रिलीजन नहीं, केवल मजहबी परंपरा नहीं है, केवल उपासना पद्धति नहीं, केवल पूजा नमाज नहीं है। धर्म के अनुरूप डॉक्टर संपूर्णानंद का एक परिलेख पढ़ रहा था धर्म पर, तो उन्होंने कहा दुनिया की किसी भाषा में धर्म का हूबहू कोई शब्द नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे जी थे, बहुत बड़े कल, उन्होंने लिखा है कि धर्म का ये अनुवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जर्मन में एक शब्द हेगल ने प्रयोग किया है, जिद्द शिकायत। जर्मन शब्द है जिद्द शिकायत, जिसका अर्थ होता है हिंदी में संस्थागत शील, संस्थागत शील, शील
धर्म के अनुरूप ये शब्द आता है। सर ओरिजिनल वर्ड क्या है? जितली शिकायत, जितली शिकायत जर्मन शब्द है। दोनों का धर्म से मिलता जुलता है। अब फिलॉसफी के दो हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कॉलर हैं यहाँ पर। नॉलेज शब्द है, नॉलेज के अनुसार हिंदी में क्या करेंगे आप? ज्ञान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सही अनुवाद है फिलॉसफी के लिए नॉलेज का? भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में सत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों प्रयोग किया जाता है। आप न्यायिक वैशेषिक को पढ़िए तो सत्य ज्ञान यानी ट्रू कॉग्निशन, नॉलेज मतलब वहाँ कॉग्निशन है, संज्ञान, और फाल्स कॉग्निशन। लेकिन अंग्रेजी में नॉलेज शब्द के पहले फाल्स एडजेक्टिव लगाना कंट्राडिक्शन माना जाता है। नॉलेज फाल्स हो ही नहीं सकता है, ज्ञान तो फाल्स हो सकता है, तो कैसे अनुवाद करेंगे? तो अपनी भाषा को समझना, अपनी भाषा में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है उसका अनुवाद कुछ प्रोफेसर बीके मतीलाल, प्रोफेसर संगमलाल पांडे ने कहा है प्रमा। नॉलेज का सही ट्रांसलेशन प्रमा होना चाहिए। प्रमा माने प्रामाणिक ज्ञान, ट्रू नॉलेज, जस्टिफाइड नॉलेज, जो भी कहिए, हम उस पर नहीं आना चाहते। लेकिन अब आपको और बता रहे हैं अनुवाद की प्रॉब्लम। एक अनुवाद बताइए कैसे करेंगे इसको अंग्रेजी में। द्रौपदी की घटा और राधा की छटा श्री कृष्ण पर हमेशा छाई रहती थी। ये हिंदी के शब्द है। द्रौपदी की घटा और राधा की छटा श्री कृष्ण हमेशा उसे अद्भुत रहती थी। कैसे, हाउ विल ट्रांसलेट इन एनी लैंग्वेज? संस्कृत में चलिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में या और भाषाओं में करने में वो एग्जैक्ट वो भाव नहीं आ पाएगा। आप ट्रांसलेशन तो कर देंगे। और एक मैं फिलॉसफी वालों के लिए लॉजिक फैंसी आप लोग पढ़ाते होंगे, स्वराघात दोष। एक कहानी के माध्यम बता रहा हूँ तो बच्चे ज़्यादा देर बोर हो जाएंगे फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी की बातें बता, भाषा कितनी महत्व, मातृभाषा में शिक्षा की। भाषा के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको जो लोग जीवन से जुड़े होते हैं। आप गोदान पढ़ते हो हिंदी में, गोबर, गोबर क्या है? एक पात्र का नाम वहां पर। अगर इसको अंग्रेजी में डंग करेंगे क्या उसका पात्र? वो तो प्रॉपर नेम है। धनिया, होरी, ये यहाँ की कल्चर के अनुरूप नाम। उनके साथ अत्याचार होता था, दलित थे, पिछड़े थे, जो भी कहिए उनको, तो उनको इस प्रकार के नाम गाँव रख दिए गए यहाँ की कल्चर में। और एक इसी को फोकस करने के लिए कैसे लोग जीवन से शब्दों का परिचय होता है। वो केवल एक शब्द नहीं है, आपकी कल्चर। इसे लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ लाइफ। भाषा जीवन का एक रूप है और बहुत जटिल होती है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। एक पंडित जी थे, तो उनके घर पर दही कटोरा रखा हुआ था। एक कौवा जो है, कौवा बहुत ही दुष्ट पक्षी होता है, कहा जाता है ऐसा। वो कटोरा पर टोंट मारकर या उनकी पूड़ी उड़ी लेकर भगा कुछ, और उसको पंडिताइन ने ऐसा पत्थर मारा कि मर गया कौवा। को मारा, बाई चांस लग गया, मर गया कौवा। तो किसी ने, आप लोग बहुत दुख न व्यक्त करिए, क्यों कहानी बच्चों को समझाने के लिए। किसी ने देखा कौवा को, मरा हुआ कौवा देखा, तो एक व्यक्ति ने कहा, काग दही के काज ही जीवन व्यर्थ गंवायो। काग दही के काज ही जीवन व्यर्थ गंवायो। आपने सामान्य अर्थ तो वर्बल मीनिंग शाब्दिक अर्थ ही हुआ कि आपने दही के लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। एक लेखपाल, जानते हैं लेखपाल? अभी लेखपाल वहाँ जेल गया कानपुर कुछ घटना करके, उसने बता दिया कि एक कागज पत्थर वही वास्ता, तो मतलब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पहले सब ढोते रहते थे सर। तो लेखपाल ने समझा कि कागज ही के काज ही जीवन, वाक्य वही है, देखिए स्वराघात, एसेंट करिए। उसने समझा कैसे, कागज के ही काज ही जीवन व्यर्थ गंवायो। जो काम जैसा करता है वैसी साइकोलॉजी उसकी होती है। मेरे लिए कह रहे हैं कि कागज ढोते ढोते पूरा जीवन और व्यर्थ गंवा दिया। उसी में एक धोबी का गधा खो गया था, वो गधा ढूंढ रहा था, तो उसने समझा, कह रहे का गदही के काज जीवन व्यर्थ गंवायो। इसको सर हिंदी में वक्रोक्ति कहते हैं। जो भी कहिए, अब आप इसको किसी लैंग्वेज में समझा सकते हैं क्या लोग? क्योंकि लोक जीवन जुड़ा हुआ है। जैसे लेखपाल कागज, धोबी गधा, ये हमारी कल्चर में है। हमें नहीं कह रहे कि आज वो मतलब कोई जाति भावना से वही बात हो रही है, एक लोक जीवन में जो चीजें पढ़ लीजिए। अच्छा, रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, भाषा का क्या महत्व है? तो ये शिक्षा नीति को फोकस की बहुत किया गया है।
कि मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, चाहे आप मलयालम के हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे मद्रासी हो, और सारे स्टेट को आगे अपना अपना पाठ्यक्रम इससे आप बनाइए। अब आप जिसके लोक जीवन में रामचरितमानस इसमें बड़ी चर्चा में है। हाँ, आजकल बहुत चलता है। तुलसीदास जी ने लोक जीवन से कैसे चित्रण किया है नीच आदमी की। उन्होंने कहा कि जब नीच आदमी विनम्रता से बात करता है तो कोई कोई खतरा पैदा करेगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नमन नीच कहे अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। कैसी तो रूपक कैसा दिया है, नीच आदमी अगर विनम्रता से उस प्रसंग में जो रावण बाल्मीकि के पास उसके गया मारीच के पास हिरण बनने के लिए, तो कहा कि नमन, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि ये काम मेरा कर दीजिए। अब काम कर दिए तो प्राण कमाइए अपना। तो कहा ये कैसे होते हैं, जैसे नीच आदमी जो अगर विनम्र है तो जैसे बर्छा है, बर्छा समझ रहे, एक बल्लम होता है लंबा सा, जब किसी को मारना होता है तो यो विनम्र होता है, यानी तिरछा उसको झुकाते हैं। फिर मतलब यो रहेगा कैसे मारेंगे आप, यो करना पड़ेगा मारने के लिए ना। तो अंकुश धनुष की प्रत्यंचा जब तक खींचे नहीं बाढ़ नहीं जाएगा। और पूरक माने सांप, सांप यो रहता है, जब आप अटैक करेगा तो यो जाएगा। अब बिल्ली को देखिए आप, बिलाई जब अटैक करती है कैसे झुक करके कैसे अटैक करती है। तो लोक जीवन से कैसे दृश्य लिया उन्होंने, इसको कोई अंग्रेज समझ पाया कि जहाँ बिल्ली नहीं है, जहाँ बर्छा का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ सांपों के बारे में इतना स्टडी नहीं की गई है, वो कैसे समझ पाएंगे इसको। इसलिए हमारे देश के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, कि हमने विदेशी भाषा में लड़कों केवल अंग्रेजी सिखाया। और इसीलिए हमारी नई शिक्षा नीति का, मैकाले की शिक्षा नीति का ज़्यादा फोकस किया गया। बहुत इन्होंने आज भी देखिए 75 साल हो गए इनको गए हुए, लेकिन जितने लोग यहाँ पर मातृभाषा शिक्षा देते हैं अपने लड़कों के एडमिशन कराने के लिए, संत जोसेफ, बॉयज हाई स्कूल, इन्हीं के चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ कहेंगे कि आप मातृभाषा पढ़िए, वहाँ कराएंगे। तो आज भी वो ऐसी मेंटलिटी बन चुकी है कि लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के पीछे जो दर्शन है, जो आइडियल्स हैं, ये था कि लड़कों की क्रिएटिविटी हो। और हम दो प्रकार की दृष्टि पैदा होनी चाहिए हमारे नागरिकों में। नंबर एक, अपने परिवार और प्रोफेशन पेशे तक आप सीमित न रहें। हम अध्यापक हैं, क्लास लिए घर चले गए छुट्टी, या बाबू है जिस भी पद पर है, आप कि राष्ट्र निर्माण में अपने परिवार और अपने प्रोफेशन के अतिरिक्त व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में आपकी क्या भूमिका है, आप अपनी डायरी रखिए। और राष्ट्र निर्माण के जरूर नहीं कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण करेंगे, राष्ट्र निर्माण हम करेंगे, आप करेंगे। ये तो आज आए हैं चल चले जाएंगे, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, राष्ट्र चलता रहता है। तो राष्ट्र निर्माण नागरिकों का दायित्व है। तो इसलिए पहली चीज है कि परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज टूवर्ड्स प्रोफेशन एंड फैमिली, आल्सो डू समथिंग फॉर नेशन। अपने परिवार के लिए, नहीं कि परिवार छोड़ दीजिए, परिवार के लिए और अपने पेशे के प्रति। अगर आप किसी भी संस्था से किसी कार्य के लिए आपको पैसा मिल रहा है तो उसके प्रति ईमानदारी से फोकस होना चाहिए। गांधी जी की तमाम बातों में रखा गया है। गांधी कहते थे कि वेल्थ विदाउट वर्क इज डेडली सिन। बिना कार्य किए हुए, बिना शिक्षण कार्य किए हुए या मजदूरी जो भी काम करते हैं किए हुए धन लेना बहुत बड़ा पाप है, अनैतिक है। तो एक चीज ये है। दूसरा लक्ष्य है, दूसरी फिलॉसफी इसके पीछे है, आपकी दृष्टि ग्लोबल होनी चाहिए। हमारे सामने 3 प्रकार के चैलेंज हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, जो शिक्षा नीतियां बने उसमें एक चीज होना चाहिए कि आपकी लोकल, यहाँ की जरूरतों के अनुसार कुछ पाठ्यक्रम रखे जाए। मान लिया कोई यूनिवर्सिटी बलिया में, तो बलिया में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का कुछ पाठ्यक्रम बने। वहाँ के देखिए कि वहाँ कौन से जो युवक वहाँ पर नौकरी करने के लिए भोपाल, दिल्ली और बॉम्बे भाग रहे हैं, वहाँ क्या मिल सकता है। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जाए। कारपेंट्री है,
इस प्रकार के कौशल विकास की ये भी शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा भी, और नैतिक शिक्षा या मूल्यपरक शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की शिक्षा भी पैरेलल दी जानी चाहिए। दूसरी बात, आपके सामने शिक्षण संस्थानों को का दायित्व राष्ट्र के प्रति है, तो राष्ट्रीय चुनौतियां क्या है, नेशनल चैलेंजेस क्या है, राष्ट्र की समस्याओं को कैसे टैकल करेंगे आप। और तीसरी बात, ग्लोबल चैलेंजेस, विश्व में यूक्रेन में रूस में युद्ध हो रहा है, उससे क्या प्रभावित नहीं होगी। अगर कहीं वर्ल्ड वार दूसरे देश से शुरू हो जाए तो भारत भी प्रभावित होगा। तो हमारा दायित्व तो उन समस्याओं के बारे में सोचना और उनका समाधान ढूंढना है। एक वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए, वैश्विक ग्लोबल आउटलुक। हमारी ऐसा नहीं कोई नई चीज हम कह रहे हैं, पुरानी परंपरा बलधौ कुटुंबकम, हमारा दर्शन क्या है, हमारी कल्चर का मूल मोटो क्या है, बलधौ कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। क्योंकि हम सभी मजहब को लोग ये मानते हैं कि ईश्वर या अल्लाह या गॉड जो भी कहिए वही सबका सृष्टा है, सबका मालिक है। तो भय क्यों है, सब कुटुंब मतलब एक प्रकार से आप परिवार की तरह हैं। और हमारा मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो ये हमारी ग्लोबल दृष्टि को अपनी कल्चर से जोड़िए। ग्लोबल दृष्टि को 3 चैलेंज है शिक्षा की नीतियां बनाते समय, लोकल, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक या मतलब क्या कहें वर्ल्ड, विश्व का, वैश्विक दृष्टि, विश्व की दृष्टि। अब इसको लागू कैसे करेंगे। इंटरनेट से सजे हुए बिल्डिंग्स आवश्यक हैं, कंप्यूटर लैब आवश्यक है, इसके लिए पैसा भी आवश्यक है। लेकिन क्या केवल इसी से ये नीतियां लागू हो जाएंगी? तो कोई आगे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपनी जो विरासत है, हमने कहा कल्चरल हेरिटेज भी महत्वपूर्ण होती है। आप बताइएगा जब आपको लगेगा कि ज़्यादा समय हो रहा है, तो अपनी जो विरासत है उस पर भी ध्यान दीजिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? पहला तो एक शिक्षा केवल इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं दे सकता है। अभी एक हम आ रहे थे तो अमित सिंह ने मुझसे पूछा कि कौशल विकास और मूल परक शिक्षा में तो चुनना, तो किसको चुनेंगे? तो उनका दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। क्योंकि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम ब्लास्ट हुआ तो आइंस्टीन ने कहा कि वो गार्ड मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका उपयोग मानव जात के नाश के लिए बनेगा। ऐसी तकनीक आप पैदा कर लीजिए कि निरंकुश हो और जिसको चाहे उसको नष्ट कर दे, तो क्या ऐसे इससे अच्छा न बना होता? उसमें तमाम ऐसे लोग मारे गए, बच्चे, महिलाएं, अनेक निर्दोष नागरिक, जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अभी देखिए मूल पर से क्या, अभी कानपुर में बुलडोजर चलाकर एक महिला और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया, मार दिया गया। जो वहां का एसडीएम था उसको कोई शिक्षा इस प्रकार की मिलनी चाहिए, दरोगा को, एसडीएम को, जो भी जिम्मेदार लोग हो, प्रशासन के लोग थे। इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री थोड़ा आपको कह दिए, कानून का सहारा लेना चाहिए था। अगर थोड़ा भी वैल्यू की बात होती तो वैल्यू सेंस ऑफ वैल्यू होता था, करते हो। तो इसलिए मूल्य परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के बिना अगर आप शिक्षा कहते हैं तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेडली सिन, चरित्रहीन ज्ञान बहुत बड़ा पाप है। रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? लेकिन चारित्रिक पतन ने, क्या कोई रावण पर लड़के का नाम रखता है? रावण कुंभकर्ण कोई नाम रखता है? ज्ञानी बहुत बड़े थे, चरित्र ठीक नहीं था, मूल्य परक शिक्षा उनको नहीं मिली, अच्छे खानदान में पैदा हुए थे। मैं एक फोकस कर रहा हूँ माइथोलॉजी पर, आपको मूल्य परक शिक्षा के बारे में बात करने की। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि अध्यापकों की नियुक्तियों के मानक क्या होने चाहिए। कम ज्ञान वाला व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो अच्छी शिक्षा देगा, और अधिक ज्ञानी व्यक्ति जिसकी बुद्धि केवल धूर्तता सिखाती है बहुत शार्प होगा। अभी कोई कह रहा था कि विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ाय खलत से साधो विपरीत में तब ज्ञान आय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट को विद्या मिल जाएगी तो कुतर्क करेगा, और ज्ञानी मिल जाएगी तो किसी को बताएगा, धन मिलेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा, भले आदमी मिलेगी तो दान करेगा, मदद करेगा, पावर आपको मिल जाएगी तो प्रताड़ित करेंगे लोगों को, दुष्ट है तो, और सज्जन है तो रक्षा करेगा। तो इसलिए मूल्य इसीलिए जरूरत इसकी है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? हमारे
यजुर्वेद में आया है। शिक्षक के लिए एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रतीकात्मक है। कहा गया यमः, वरुणः, सोमः, औषधयः, पयः, 5 शब्द है। 5 में शिक्षक के सारे गुण बताया गया है। जो गुरुकुल वाली परंपरा थी उसमें कैसे होना चाहिए शिक्षक को। पहला है यमः। यम किसका प्रतीक है? यमराज किसके प्रतीक है हिंदू पैथोलॉजी में? मृत्यु। किसकी मृत्यु? का दुर्गुणों की मृत्यु। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के दुर्गुणों को नष्ट कर दे, डांट कर, फटकार कर। अब ये आधुनिक शिक्षक प्रभाव है कि अगर आपको डांट दिया तो आप हैरेसमेंट का आरोप लगा देंगे, और लड़की है तो बड़ा आरोप लगेगा। ये पहले ऐसा होता नहीं। शिक्षक कितना दंड दे देता लोगों को, क्योंकि उसका इंटेंशन बुरा नहीं होता है। आपने कोई दुर्गुण डांट दिया गया तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के दुर्गुण दूर करने के जमराज की तरह होना चाहिए, मृत्यु की तरह होना चाहिए, नष्ट कर दे। पहली चीज आपके दुर्गुण का साइको फिजिकल प्योरिफिकेशन, मनोदैहिक शुद्धिकरण होना चाहिए। और उसके लिए हमें स्वयं भी, जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं हो, हम आप कैसे ठीक करेंगे? तो यमः। दूसरा है वरुणः। वरुण किसका देवता है? अनुशासन का, डिसिप्लिन। आपके प्रॉक्टर जो ड्यूटी करते हैं यहाँ पर तो उनका क्या होना चाहिए? वो किस लिए बनाया जाता है? कॉलेज के अनुशासन ठीक करने के लिए। अनुशासन का क्या आता है? आप लूज टाक नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में बैठे हैं, कुछ इधर उधर हरकत कर रहे हैं, अनुशासनहीनता, मतलब कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जो कॉलेज के डिकोरम के खिलाफ, तो उस पर आपको डांट फटकार लगाते हैं, नोटिस देते हैं, गार्जियन बुलाते हैं, समझाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए प्रॉक्टर कि निकाल दें उसको। सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव हमारा उद्देश्य, आपको ठीक करके। तीसरी चीज है सोमा। सोम आकर्षक व्यक्तित्व। ये भी बताइए, ऐसा नहीं कहें क्या, आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनाना चाहिए। अध्यापक की भी ड्यूटी है। हैंडसम या ब्यूटीफुल के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? स्वास्थ्य हो, मन हो, और वेशभूषा मतलब मर्यादा के अनुरूप हो, स्वस्थ हो, व्यायाम करिए, जो भी करिए स्वास्थ्य के लिए, जो भी आकर्षक व्यक्तित्व बनाने के लिए जो भी उपाय है वो बिल्कुल किया जाना चाहिए। शिक्षक को गाइडलाइन बनानी चाहिए। चौथी चीज है औषधयः। औषधि कब लेते हैं आप? अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो शिक्षक ऐसे ज्ञान अर्जन के, ऐसे ज्ञान के द्वारा, ऐसी एजुकेशन के द्वारा छात्रों की शारीरिक, भौतिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि करें। और अंतिम चीज है पयः। पय माने दूध। दूध किस लिए लेते हैं? नवाचार, कौशल विकास, आज की भाषा में कहें। और कुछ अतिरिक्त चीजों को बताना चाहिए। ये तो हमने बता दिया आपको दीक्षांत समारोह में बता दिया गया, डिग्री दे दी गई, लेकिन कुछ चीजें जीवन मूल्य होते हैं जो यहाँ नहीं, क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। नवाचार, कौशल विकास, आगे की जीवन यात्रा कैसे करेंगे। और आज भी दीक्षांत समारोहों में, चाहे जितना आधुनिक हुआ हो, तैत्रीय उपनिषद की इस वाक्य को पढ़ा जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, या सत्यम वद, धर्मम चर। ये सारी बातें हमारी परंपरा थे, इटर्नल ट्रूथ हैं, इनको थोड़े बदल देंगे चाहे इतनी टेक्नोलॉजी बदल जाए। ये तो रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार के शिक्षक की नियुक्तियों के मानक कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उस पर अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उनका ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए अपने विषय का, और अच्छा आचरण होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अपने शिक्षक से, मूल पर शिक्षा की बात आती है, कहाँ सीखते हैं उसको? केवल क्लास पढ़ाने सीख जाएंगे? अपने माँ बाप से सीखते हैं सबसे पहली चीज। इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। जो आप उनसे सीखते हैं उसका आपके जो उनका व्यवहार होता है, उनका विचार होता है, उनका आचरण होता है, उनका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। इसी प्रकार से शिक्षक से केवल आप ज्ञान नहीं सीखते, अपने आइडियल शिक्षक की आप नकल करते हैं। आइडियल शिक्षक की लोग नकल करते हैं। तो शिक्षा एक होती है एजुकेशन ऑफ ब्रेन, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, औपचारिक शिक्षा। दूसरा एजुकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, संवेदनशील कैसे बनेंगे आप। उसके लिए करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, टॉलरेंस, सहनशीलता, ये सारी चीजें आपको अपने परिवार से, अभिभावक भी एक नई शिक्षा नीति बना गया कि अपने
अभिभावक भी एक महत्वपूर्ण घटक है नई शिक्षा नीति में, और दूसरा अध्यापक। अध्यापक से केवल विचार ही नहीं, आचार भी सीखते हैं। और हमारी परंपरा में शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए 3 विधियां हैं। वैदिक परंपरा में फिलॉसफिकली, और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आप लोग यहाँ भी पढ़ाते होंगे, फिलॉसफी वाले सब जानते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, 3 विधियां। इसका प्रयोग यहाँ भी आप कर सकते हैं। श्रवण क्या है? इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, श्रवण नहीं है। अटेंटिवली लिसन, अटेंटिवली हियर, ध्यान पूर्वक बातों को शिक्षकों की सुनिए आप। भाई शिक्षक क्या करेगा? हम क्लास यहाँ ले रहे हैं, मन आप कहीं दूसरी जगह है, तो कैसे सीखेंगे उसको? एलियस योग की शिक्षा जो दी जाती है, ध्यान को एकाग्र कैसे करेंगे? इसमें आपकी गलती ज़्यादा नहीं होती है। जब अर्जुन के सामने प्रश्न था, श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप जो मोहग्रस्त हो रहे हैं, इसके लिए आत्म संयम करिए। तो वो अर्जुन जो खौलते हुए कड़ाह में मछली की आंख देख करके बेच सकता था, वो कहता है चंचल विमना कृष्ण प्रमाद बलभद्रम तस्य हम निग्रह मन ने बाहर उसु दुष्कर्म। मन का नियंत्रण बड़ा कठिन है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है साधना। साधना के बिना ना आप अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, ना आप अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, ना अच्छे नेता बन सकते हैं। राजनीति पर दलाली करने के भले लोग चले जाए चुनाव जीत करके, लेकिन नेता नहीं बन सकते गांधी की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह, या अन्य बहुत से लोग ऐसे, जब तक साधना नहीं होगी, आपको त्याग नहीं होगा। आपको वैसे अध्यापक का भी जीवन त्याग में जीवन होता है। अब आप अध्यापकों में जो विकृतियाँ आई हैं हम लोगों में, आप अपनी तुलना करते हैं पूंजीपतियों से, ब्यूरोक्रेट से। एक IAS अधिकारी किसी होटल में जाए और वो डांस करे, कोई नहीं बोलने वाला। अभी हम कटरा में चले जाएं, किसी दुकान चाय पी कर बैठ जाएं अपनी वाइफ के साथ, तो तमाम विद्यार्थी कहेंगे गुरु जी कहाँ बैठे हुए। तो एक बहुत बड़ी मर्यादा का पालन करना होता है, या गुरु माता कहाँ बैठी हुई है किसी कहीं आप कहेंगे। तो इस प्रकार से अध्यापक की बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज के प्रति। हम अपना मूल्य, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ दिस, मैं टीचर हूँ, मैंने विद्यार्थियों से, चाहे जितने बड़े पदों पर, मुझे बहुत सम्मान मिला है कि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। चाहे जितने बड़े टॉप पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और 50वां टॉप अधिकारी की चरण स्पर्श किया जा करके, तो ये अध्यापक के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता है। अब आप, मैं सभी लोगों के अध्यापक के लिए यू शुड बी प्राउड ऑफ योर, अपने प्रोफेशन पर भी प्राउड होना चाहिए। हम अपनी तुलना टाटा बिरला और अडानी अंबानी थोड़े कर रहे हैं। हम तो एक अध्यापक है, हमारा दायित्व है राजनीति अपने स्थान पर, चरित्र निर्माण, समाज का निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर। इसलिए सच्चा नेता समाज का टीचर है। लोक सत्ता समझ रहे, सोसाइटी, राज्य, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियंस वो आपके पास आएंगे, क्योंकि शिक्षा ही लोक सत्ता पर कंट्रोल करती है। लोक सत्ता मतलब समाज को, और जिस पर समाज जिसके नियंत्रण में है, और राजनीति उसके नियंत्रण में है। केवल अपनी शक्ति को पहचानिए, विद्यार्थी और अध्यापक। अब अध्यापकों की बात मैंने बता दिया, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए, आप सभी लोग जानते हैं। काक चेष्टा बको ध्यान, श्वान निद्रा तथैव, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। मतलब काक चेष्टा मतलब आपको डांट भी पड़े तो भी प्रश्न पूछना चाहिए। अगर ना समझ में आए तो क्या बार बार पूछते हो, नॉनसेंस पर डिस्टर्ब करते हो, फिर भी कोई नहीं सच बता दीजिए इसको। काक चेष्टा बको ध्यान, कंसंट्रेशन बकुले की तरह होना चाहिए। मछली पकड़ना होता है उसको तो कितना ध्यान करता है, एकदम जैसे लगता है समाधि से इसको पकड़ लेती है। कुत्ते की तरह सोना, स्वान निद्रा, कुत्ता बहुत जागरूक होता है, पता चला 7 बजे पेपर 8 बजे सोकर उठ रहे हैं। और अल्पाहारी, अगर आप 1 किलो चावल खा लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे आप। अल्पाहारी मतलब इतना कम ना खाइए कि आपको न्यूट्रिशन मिले, ताकत मिले। और गृह त्यागी, घर के पर बहुत मोह नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, कि जरा डांट दिया गया तो माँ के पास भाग रहे, पिता के भाग रहे, शिकायत करने भाग रहे, घर नहीं रहना चाहते। तो त्याग होना चाहिए सब विद्यार्थी के लिए। जो टीचर क्या करेगा जब आप में गुण नहीं आएगी तो हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसमें सारी बातें हैं, नई शिक्षा नीति यही कह रही है, उन चीज़ों को आज के बदलते हुए परिवेश में, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के परिवेश में क्या चीज़ें उसमें समय लेनी है, क्या वहाँ की चीज़ें छोड़नी है।
पुराने पाठ्यक्रमों में इतिहास की दृष्टि रखिए थोड़ा, तो नई चीज़ें जो हैं और कैसे पुरानी चीज़ों को आज के बदलते हुए परिवेश में लागू करेंगे। ये नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, दिशा है, दर्शन है, जो भी कहें आप। तो और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक बोलने से लोगों को थोड़ा अच्छा कम लगेगा, तो केवल इतना ही कहूँगा कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें दो चीज़ों को फोकस होना चाहिए मूल। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन का गांडीव, श्री कृष्ण का योग। अर्जुन का गांडीव किस चीज़ के प्रतीक है? कर्म और साइंस टेक्नोलॉजी के प्रतीक है, जिसके मारने से इंद्र घबरा जाते थे, जिसकी बाढ़ उठने से। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ऐसी मिसाइल हमारे पास, लेकिन वो मिसाइल मिसगाइडेड ना, उसके लिए कृष्ण का योग चाहिए, सहनशीलता चाहिए, कहाँ उसका प्रयोग करना, कहाँ नहीं करना प्रयोग। इस प्रकार का मार्गदर्शन दार्शनिक विचारधारा होनी चाहिए। और सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। अगर कोई भी इसको नहीं मानता है तो उसके प्रति भी आपको सुधारने का रिफॉर्मेटिव आउटलुक होना चाहिए। इसलिए हम अपने को अच्छा मानते हैं तब मतलब नहीं, दूसरे लोग बुरे। इसीलिए हमारी परंपरा में है कि वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन सुखिनः, ये हमारी शिक्षा का मॉडल है। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, या डॉक्टर शुक्ला जी का कोई प्रश्न अगर छूट गया हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।